हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल क्लासेस एंड दिस इज राहुल चौहान। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 44 और सेक्शन 47 की। ये दोनों ही सेक्शन काफी सिमिलर हैं, इसलिए हम इन दोनों सेक्शंस को एक साथ में कवर करेंगे। सेक्शन 44 बात करता है उस स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में जिसमें किसी प्रॉपर्टी के बहुत सारे कोनर्स में से कोई एक अपना एक शेयर ट्रांसफर कर देता है एक थर्ड पर्सन को। जबकि सेक्शन 47 बात करता है उस सिचुएशन के बारे में जिसमें किसी प्रॉपर्टी के सभी को ओनर्स मिलके एक शेयर ट्रांसफर कर दे रहे हैं एक थर्ड पर्सन को, लेकिन ट्रांसफर करते समय ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि किसके हिस्से में से कितना डिडक्ट होकर ट्रांसफरी को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेक्शन 44 से। तो सेक्शन 44 का बेयर कहता है where one of two or more co-owners of immovable property legally competent in that behalf transfer his share of such property or any interest therein। कि जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा को-ओनर हैं और उनमें से कोई एक अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है जिसको ट्रांसफर करने के लिए वो लीगली कॉम्पिटेंट भी है, then the transferee acquire as to such share or interest। तो जैसे ही ट्रांसफरी उस ट्रांसफर को रिसीव करता है वैसे ही उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वो ट्रांसफरी एक इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है और वो सभी राइट जो कि पहले वो को-ओनर यानी कि वो जो ट्रांसफर एंजॉय कर रहा था वो सभी राइट अब ट्रांसफर होके आ जाएंगे ट्रांसफरी के पास में। और वो कौन कौन से राइट होंगे? द ट्रांसफर राइट टू जॉइंट पोजेशन or other common or part enjoyment of property and to enforce a partition of the same। यानी कि सेक्शन 44 कह रहा है कि ट्रांसफरी के पास में तीन तरह के राइट ट्रांसफर होंगे। पहला, राइट टू जॉइंट पोजीशन, कि वो उस प्रॉपर्टी के जॉइंट पोजीशन को होल्ड कर सकता है। कॉमन और पार्ट एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी को कॉमनली या उसका कोई हिस्सा जिसको कि पहले वो ट्रांसफर एंजॉय कर रहा था उसको अब वो ट्रांसफरी एंजॉय कर सकता है और साथ में वो पार्टीशन के लिए क्लेम भी कर सकता है। लेकिन साथ में सेक्शन 44 का प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो कहता है where the transferee of such a dwelling house belonging to an undivided family is not a member of the family, then nothing in this section shall be deemed to entitle him to joint common possession or common or part enjoyment of the house। कि अगर ट्रांसफर होने वाली प्रॉपर्टी एक ड्वेलिंग हाउस है और ट्रांसफरर उसका एक को पार्टनर है और जिसको वो उस शेयर को ट्रांसफर करना चाह रहा है वो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर नहीं है, तो उस केस में ट्रांसफरी के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट ट्रांसफर होता है, वो होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकता है। इसके अलावा कोई भी राइट ट्रांसफरी को नहीं मिलेगा, चाहे वो जॉइंट पोजीशन का राइट हो या फिर वो कॉमन और पार्ट एंजॉयमेंट का राइट हो। वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकता है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फील्ड है, एक्स नाम का एक फील्ड है जिसके तीन को ओनर हैं, ए, बी और सी। अब इनमें से सी अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है डी को, डी जो कि एक थर्ड पर्सन है। तो उस केस में जैसे ही सी डी को अपना शेयर ट्रांसफर करता है वैसे ही डी तीन इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी के अंदर एक्वायर कर लेता है। पहला कि वो जॉइंट पोजीशन को होल्ड करेगा, दूसरा वो कॉमन और पार्ट एंजॉयमेंट वहां पे होल्ड करेगा और तीसरा वो पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकता है ए और बी के अगेंस्ट में जाके। अब इसी एग्जांपल को अगर हम प्रोवाइजो के लिहाज से समझे सो हम यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं कि जो फील्ड है एक्स ये एक ड्वेलिंग हाउस है और ए, बी और सी उस प्रॉपर्टी के को पार्टनर है और ये जो पर्सन डी है जिसको कि सी अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का को पार्टनर नहीं है, यानी कि वो उस फैमिली का मेंबर नहीं है। तब उस केस में डी के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट ट्रांसफर होगा कि वो पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकता है। इसके अलावा कोई भी राइट सी को नहीं मिलेगा, मतलब डी को नहीं मिलेगा।
एक केस से भी हम इसको समझ सकते हैं। ये केस था बलदेव सिंह वर्सेस दर्शन देवी का। इस केस में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का को ओनर अपना शेयर ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वो जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है उस पे उसका फिजिकली कोई पोजीशन नहीं था। तो उस ट्रांसफर को बाकी को ओनर चैलेंज करते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट वहां पे स्पेसिफाई करता है कि भाई जो शेयर आप ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि आपके पास में उसका फिजिकल पोजीशन नहीं है और ना ही उस प्रॉपर्टी के अंदर ये स्पेसिफाई है कि आप कितना हिस्सा होल्ड कर रहे हो, तो आप उस शेयर को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा किया है तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। लेकिन सवाल यहां पे आता है कि भाई ट्रांसफरी का क्या होगा, क्योंकि ट्रांसफरी तो पैसा दे चुका है, क्या उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा, यानी उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको भी कोर्ट स्पेसिफाई करता है कि क्योंकि ट्रांसफरी पैसा पे कर चुका है और उसने ट्रांसफर को रिसीव कर लिया है, तो ट्रांसफरी के पास में ये रेमेडी अवेलेबल होगी कि वो कोर्ट जाके जॉइंट पोजीशन की डिक्री वहां से ले सकता है या कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है उसको ओनर के अगेंस्ट में जाके, या वो पार्टीशन के लिए वहां पे क्लेम कर सकता है। अब आते हैं हम सेक्शन 47 पे। तो सेक्शन 47 कहता है where several co-owner of immovable property transfer a share therein without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or share of the transferor, then the transfer as among such transferor takes effect on such equal share where the shares were equal and where they were unequal proportionality to the extent of such share। कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी के सभी ओनर्स मिलके प्रॉपर्टी का एक हिस्सा, एक शेयर ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन ट्रांसफर करते समय ये स्पेसिफाई नहीं करते कि किसके हिस्से में से कितना डिडक्ट होके ट्रांसफरी के पास में ट्रांसफर हुआ है, तब उस केस में सेक्शन 47 अपना रोल प्ले करता है। सेक्शन 47 कहता है कि अगर जिस प्रॉपर्टी का शेयर ट्रांसफर हुआ है उस प्रॉपर्टी में सभी ओनर्स की बराबर की हिस्सेदारी थी, तो सबके हिस्से में से बराबर बराबर डिडक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो उस प्रॉपर्टी के अंदर जिस रेशियो में उन को ओनर्स की हिस्सेदारी है उसी रेशियो में डिडक्शन भी होगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके 3 को ओनर हैं, ए, बी और सी, लेकिन यहाँ पे तीनों का शेयर बराबर नहीं है। इस प्रॉपर्टी के अंदर 50% जो हिस्सेदारी है वो ए की है, बी और सी यहाँ पे 25% के शेयर होल्ड करते हैं। अब ये तीनों मिलके इस प्रॉपर्टी का 40% पार्ट ट्रांसफर कर देते हैं डी को, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करते कि किसके हिस्से में से कितना डिडक्ट होगा। देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47, क्योंकि यहाँ पे ए, बी और सी की हिस्सेदारी बराबर नहीं है, तो तीनों के हिस्से में से जो डिडक्शन हो रहा है वो भी बराबर नहीं होगा। जिस रेशियो में इन तीनों की हिस्सेदारी है उसी रेशियो में डिडक्शन भी होगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के अंदर 50% शेयर अकेले ए का है, तो ए के हिस्से में से जो डिडक्शन होगा वो 20% का डिडक्शन होगा। बाकी बी और सी क्योंकि 25% शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो उनके हिस्से में भी 10 और 10% का डिडक्शन होके डी को ट्रांसफर होगा। ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन डायरेक्ट में भी गिवन है। इलस्ट्रेशन कहता है ए, द ओनर ऑफ एन 8 आना शेयर एंड बी एंड सी ईच ऑफ ओनर ऑफ 4 आना शेयर इन मौजा सुल्तानपुर। एक मौजा सुल्तानपुर नाम की प्रॉपर्टी है, उसमें 8 आने का जो शेयर है वो अकेले ए के पास में, बी और सी वहां पे 4 आने का शेयर होल्ड करते हैं। एंड दे ट्रांसफर अ 2 आना शेयर इन द मौजा टू डी, और वो मौजा सुल्तानपुर नाम की प्रॉपर्टी में से 2 आने का शेयर ट्रांसफर कर देते हैं डी को, बट विदाउट स्पेसिफाइंग फ्रॉम विच ऑफ देयर सेवरल शेयर द ट्रांसफर इज मेड। लेकिन वहां पे ये स्पेसिफाई नहीं करते कि किसके हिस्से में से कितना शेयर डिडक्ट होगा। Then to give effect the transfer, 1 आना शेयर is taken from the share of A and half आना शेयर from each of the share of B and C. Then according to section 47 कि वो जो 2 आने का शेयर ट्रांसफर हो रहा है D के लिए, उसमें जो डिडक्शन होगा वो अकेले A के हिस्से में से 1 आने का डिडक्शन होगा,
क्योंकि 8 आने का जो शेयर था वो ए अकेले होल्ड कर रहा था, और बाकी का आधा आधा आने का जो डिडक्शन होगा वो बी और सी के हिस्से में से होगा। सो सेक्शन 47 इतनी ही बात करता है और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे। एंड गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।